प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो सोशल साइंस का जो बुक है हिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर कितना है? 1 है। ये चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसका हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज देखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आप अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, फुल स्टोरी वीडियो की है, मतलब जिसमें जाने हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी क्वेश्चन आ सकती है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उन सब को बारे में जाने हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके देख लीजिए दोस्तों। जो अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। 85 398 71 28 इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको बिल्कुल फ्री में 0 पैसे में, मतलब मुफ्त PDF मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना दोस्तों। फ्री में PDF नोट्स मिल रहा है, आप जल्दी से जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और फ्री PDF नोट्स पा लीजिए। आइए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, 450 प्लस लाना है, ठीक है ना। आगे 2026 जो बोर्ड होगा, बोर्ड एग्जाम, इसमें 450 प्लस का टारगेट बनाना है और 450 प्लस लाके इसे हम लोग को करना है। टॉपर लिस्ट में नाम आना चाहिए। आइए अब हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। ये पहले ये जान लीजिए, ये चैप्टर नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद जिसका नाम है। इसका हम लोग करेंगे इस टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। और कल के वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो आइए, प्रश्न संख्या 1 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया। तो इटली और जर्मनी जो है, ये जानते हैं दोस्तों, ये यूरोप महादेश के अंतर्गत में आते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीनिया कांग्रेस के द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश या फिर राजशाही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बुर्बो राजवंश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी का क्या हुआ था? पुनः स्थापना हुआ था, दोबारा स्थापना। प्रश्न संख्या 3 है, मेजनी का संबंध किस गठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, ऑप्शन सी है फिलिक हेटारिया या फिर डायट। इसका देखिए दोस्तों, जो लाल गठन का मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो कार्बोनरी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना बच्चों, कार्बोनरी। प्रश्न संख्या 4 है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से विरुद्ध कौन था? तो आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर प्रसा। तो इटली तथा जर्मनी के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, किस पद पर चुना था? सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। जो विक्टर एमेनुअल थे वो काउंट काबूर को क्या प्रधानमंत्री के नियुक्त पे चुने थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जिम्मेदार या फिर नाविक। तो वो जो था क्या था? नाविक था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर नेपोलियन सेकेंड, नेपोलियन टू या फिर बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण, जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपके सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरी सामंतों की। तो जो जालवेरिन थी संस्था, वो क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी, एक व्यापारियों की संस्था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था?
मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम फर्स्ट ने? तो लॉक रक्त और लौ के नीति का अवलंबन किसने? मेजनी ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है फ्रैंकफर्ट की संधि, 1 मिनट दोस्तों, इसका रक्त और लौ नीति का अवलंबन ये बिस्मार्क किया था। कौन? बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिस्मार्क होगा। प्रश्न संख्या 10 है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में? जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1871 में हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है नेपाल की क्रांति कब हुई थी? नेपाल की क्रांति 1820 में, 1821 में या फिर 1822 में, 1823 में? नेपाल की जो क्रांति हुई थी वो आपका हो जाएगा 1821 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में या फिर ऑस्ट्रिया में, हंगरी में या फिर इंग्लैंड में? तो ये जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था दोस्तों वो क्या हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1835 में, 1832 में, 1842 में या फिर 1830 में? तो ये किया गया था 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था 1832 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1832 में, 1815 में, 1810 में या फिर 1831 में? तो कार्बोनरी का जो गठन हुआ था संगठन वो 1800 कितना में? 1800 आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1828 में, 1829 में, 1830 में या फिर 1831 में? तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो 1829 में हुई थी। कब हुई थी? 1829 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी या फिर हंगरी पोलैंड? तो जो दो देशों के बीच हुई थी वो क्या क्या था? तुर्की और रूस था। क्या हो जाएगा? तुर्की और रूस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है सेडन का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रसा और ब्रिटेन के, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा और प्रसा और रूस? जो सेडन का युद्ध हुआ था वो फ्रांस और किससे? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। इसमें देखिए फ्रांस और प्रसा कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया या फिर फ्रांस? पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया था दोस्तों? आपको मालूम होगा वो देश रूस था। पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, सिडेवा में, साइडन में, फ्रैंकफर्ट में? जो सन 1870 में जो हुआ था वो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए कौन है? तो जर्मन, यूनान, तुर्की या फिर इंग्लैंड? तो आपका देश है कौन सा? यूनान जो है वही क्या था? ज्ञान विज्ञान का प्रेरक रहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है युवा इटली संस्था का विकास किया? मेजनी ने, काउंट कावोर ने, गैरिबाल्डी ने या फिर बिस्मार्क ने? कौन किया था? युवा इटली का जो गठन किया था, संस्था का विकास किया था वो है मेजनी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीत या फिर कूटनीतिज्ञ? तो जो थे वो क्या थे? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है ना? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है सार्डिनिया
टिम पिंडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन III, काउंट कपूर, विक्टर एमेनुअल या फिर विलियम प्रथम? जो थे वो कौन थे? विक्टर एमेनुअल थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है, यूनान स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस ड्रिक, विलियम प्रथम? तो कौन हुए थे दोस्तों? आपको मालूम होगा ऑप्शन ए कौन है? लॉर्ड बायरन। यही क्या हुए थे? उस आंदोलन के विरुद्ध शहीद हो गए थे। प्रश्न संख्या 25 है, जालवेरिन की संस्था किस राज्य ने की है? जालवेरिन की संस्था किस राज्य ने की है? प्रस्ता, ऑस्ट्रिया, सेडोनिया या फिर फ्रांस? जालवेरिन की जो स्थापना की है वो कौन किया है? प्रस्ता ने किया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, भाषा हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिक या फिर फ्रेंच? जो हंगरी की भाषा है वो क्या है? मैग्यार है। क्या है दोस्तों? मैग्यार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है, यूनान के स्वतंत्र संग्राम की किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की? तो यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी हुई थी? तुर्की की क्या हो गई थी? पराजय हुई थी, मतलब हार हो गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 से, मौर्यन किस देश के राष्ट्रीय प्रतीक थी? फ्रांस की, रूस की, इटली की, जर्मनी की? तो जो मौर्यन थी वो कौन से देश की थी? फ्रांस देश की क्या थी? राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या फिर यूनान को? तो यूरोपियन सभ्यता का जो पालन कहा जाता है वो किसको? यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? यूनान को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में या फिर 1807 में? तो जो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था वो 1688 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है, सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? किस राजवंश का शासक था 1789 में? ड्यूटर, स्टुअर्ट, बुर्बो या फिर रोमनो? तो किसका था दोस्तों? उसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बुर्बो राजवंश के क्या था? वहाँ पे राजवंश का शासक था। प्रश्न संख्या 32 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 1789 में, 1791 में या फिर 1801 में, 1804 में? जो नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था वो किस में हुआ था? 1804 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3 या फिर 4? कितने युद्ध किए थे दोस्तों? उन्होंने 3 युद्ध किए थे। कितने? 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है, वियना कांग्रेस में कौन राज्य सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो वियना कांग्रेस में जर्मनी जो राज्य था वो क्या था? राष्ट्र था, वो सम्मिलित नहीं था, मतलब उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है, वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या फिर ऑस्ट्रिया ने? जो योजना प्रस्तुत की वो कौन थे दोस्तों? तो रूस ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है, यंग इटली के संस्थापक कौन है? जियोवत्ती, काबूर, मेजनी या फिर गैरिबाल्डी? तो यंग यूरोप या फिर यंग इटली दोनों के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मेजनी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर प्रश्न संख्या आगे 37 है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो कौन से राजा कहते हैं? लुई 16वां या फिर नेपोलियन पापा ने
लुई नेपोलियन ने या फिर चार्ल्स दर्शक ने, चार्ल्स दर्शम ने। तो जो कहे थे वो कौन कहे थे? चार्ल्स दर्शम ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है। प्रश्न संख्या 38 है। रसा का रसा का शासक रसा का शासक कौन था? आपका ऑप्शन है बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, विक्टर एमानुएल या फिर विलियम प्रथम। तो जो प्रसा का शासक था वो कौन था? विलियम प्रथम था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या फिर यूनान को? तो जो रूस का मरीज कहा जाता है दोस्तों वो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेंट संघ की, सिस्पलाइन संघ की या फिर राइन संघ की? इनमें से कोई नहीं। जर्मन राइन जो राज्य था उसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? विन्या की संधि द्वारा, कस्तूनिया की संधि द्वारा, प्रांग की संधि द्वारा या फिर एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा? तो किस देश के द्वारा पूछा है? यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा एड्रियानोपुल संधि के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? हम अभी बताया था यंग यूरोप या फिर यंग इटली पूछे, दोनों का स्थापना कौन किया था? मेजनीन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? तो जो क्या बोलते हैं दोस्तों, गुल्फ आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था आपका इटली में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रूसिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट या फिर रूस का जोर? तो जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में या फिर 1848 में? तो कार्बोनरी की स्थापना हुई थी जो वो 1810 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1810 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46 है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस ने किस प्रकार का शासक स्थापित किया? निरंकुश राजतंत्र या फिर संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र? तो जो 1830 के बाद जो फ्रांस स्थापित किया था वो निरंकुश राजतंत्र था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, कपूर ने, मेजनी ने या फिर गैरिबाल्डी ने? तो लाल कुर्ती जो नामक संस्था थी उसका जो संस्थापक था वो कौन था? तो गैरिबाल्डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैरिबाल्डी। प्रश्न संख्या 48 है। राष्ट्रवाद की अवधारणा किस जन्म की घटना से माना जाता है? पुनर्जन्म, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण या फिर फ्रांस की क्रांति से? तो किससे माना जाता है दोस्तों? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण है। ऑप्शन ए इज द सही राइट आंसर। पुनर्जागरण से राष्ट्र की अवधारणा का क्या जन्म माना जाता है। प्रश्न संख्या 39 है। रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने या फिर गैरिबाल्डी ने? तो जो किए थे रक्त और लौ की नीति का अवलंबन कौन किए थे? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है। किस देश के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? कॉर्निया के, सिडोन के, प्रसाडेनॉक या फिर सिडोन के? तो कौन सा देश था? सिडोन था। कौन सा देश? सिडोन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिडोन के बाद क्या हुआ था? जर्मनी के एकीकरण पूर्ण हो गया था, पूरा हो गया था। प्रश्न संख्या 51 है।
किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो डेनमार्क की संधि द्वारा, ग्रेस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा? तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या हो गया था कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। प्रश्न संख्या 52 है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III, विक्टर एमेनुअल या फिर विलियम प्रथम? तो उस टाइम जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक जो था वो नेपोलियन III था। कौन सा? नेपोलियन III। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, ये आपका 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप 52 में से कुल कितने प्रश्नों को सही कर पाए, मतलब आपको कितने प्रश्न पहले से ही याद था, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप अभी तक इसका फुल स्टोरी क्लास नहीं किए होंगे, फुल स्टोरी क्लास, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके देख लीजिए, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसे देख लिए बच्चों, इससे आपका क्वेश्चन जो आएगा 4-5 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, और 2 को क्या रहेगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव का मतलब 2 क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर का सब्जेक्टिव और 4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका 8, हाँ, मतलब कि आपका 8 से 9 नंबर इस चैप्टर से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। हम इसका कल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा और अच्छे से करके अपना पढ़ाई कीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा 450 प्लस लाना है हमें, टारगेट 450 नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों, तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, जाते जाते एक सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के पास अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।